लास्ट क्लास में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े थे। आज हम एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न के और उनके उत्तर देखते हैं। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? कोई भी जीवधारी अमर नहीं होता। जीव मरते हैं लेकिन प्रजाति बनी रहती है। यह कार्य प्रजनन द्वारा ही संपन्न होता है। अतः जीवों की प्रजातियों की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीव को बदलते हुए पर्यावरण हेतु अनुकूलन प्रदान कराती है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? जनन की लैंगिक विधि को अच्छा माना जाता है क्योंकि लैंगिक जनन के कारण संतति में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यह विभिन्नताएं युग्मक जनन के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के संयोगिक पृथक्करण, क्रॉसिंग ओवर तथा युग्मकों के संयोगिक संलयन के कारण उत्पन्न पुनर्संयोजन होते हैं। विभिन्नताएं जीव को बदलते पर्यावरण में अनुकूलन की संभावना प्रदान करती है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति आकारिकीय व आनुवंशिक रूप से एकमात्र जनक के समान ही होती है, अतः इन्हें क्लोन कहा जाता है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों तथा क्या यह कथन हर समय सही होता है? लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होने के अनेक अवसर होते हैं, जैसे अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का यादृच्छिक पृथक्करण, क्रॉसिंग ओवर, युग्मकों का यादृच्छिक संलयन, रैंडम फ्यूजन। अधिक विभिन्नताओं के कारण संतति की उत्तरजीविता के अवसर होते हैं। नए पुनर्संयोजन की नई विभिन्नताएं पैदा करते हैं जो बदलते पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैंगिक जनन प्राय अच्छे अवसर ही प्राप्त कराता है, लेकिन पर्यावरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्षणों का चुना जाना अच्छा होना या न होना पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती हैं? अलैंगिक जनन द्वारा संतति निर्माण केवल एक जनक द्वारा होता है। यह संतति क्लोन कहलाती है क्योंकि यह आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से जनक के पूर्णतया समान होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकों का संलयन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। युग्मक जनन के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के यादृच्छिक संलयन से अनेक नए पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। अतः लैंगिक जनन से बनी संतति आनुवंशिक रूप से न तो जनक के ही पूर्णतया समान होती है और न आपस में। अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में के लिए प्राय दो जनकों का होना आवश्यक है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, अतः अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण हेतु अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। अलैंगिक जनन युग्मकों का संलयन नहीं होता। लैंगिक जनन युग्मकों का संलयन व निषेचन इस जनन का आवश्यक पद है। संतति आकारिकी व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। लैंगिक जनन संतति आनुवंशिक रूप से दोनों जनकों से भिन्नता प्रदर्शित करती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर व युग्मकों के यादृच्छिक संलयन से नए गुणों का जन्म होता है।
अलैंगिक जनन। जैव विकास में अलैंगिक जनन की भूमिका नगण्य, न के बराबर या गौण रहती है, जबकि लैंगिक जनन में जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन माना जाता है क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। संतति आकारिकी व आनुवंशिक गुणों में जनक के समान होती है। युग्मक निर्माण व संलयन नहीं होता है, अतः सूत्र विभाजन तथा निषेचन भी नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना या पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत तने, आलू, कंद की आँखों जो पर्वसंधि को हासित रूप है में कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। अदरक, अरबी में भी इसी प्रकार प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम की पत्ती भी वर्धी प्रजनन कायिक प्रवर्धन का अच्छा उदाहरण है। इसकी पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं। व्याख्या करें। किशोर चरण, प्रजनन चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। किशोर चरण, जन्म के तुरंत बाद जीवों में लैंगिक परिपक्वता नहीं होती। जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने तक का वृद्धि व विकास काल किशोर चरण कहलाता है। पौधे में इस किशोर चरण को वृद्धि चरण कहते हैं। विभिन्न जीवों में किशोर चरण या किशोरावस्था की अवधि भिन्न भिन्न होती है। प्रजनन चरण, रिप्रोडक्टिव फेज, यह विकास की वह प्रावस्था है जिसमें जीव जनन क्षमता युक्त हो जाता है। किशोरावस्था की समाप्ति ही प्रजनन अवस्था का आरंभन है तथा यह जनन क्षमता की समाप्ति तक बनी रहती है। पौधों में पुष्पों का बनना प्रारंभ होना, स्तनियों में मध्य चक्र या ऋतु चक्र के प्रारंभ होने से मेनोपॉज तक यह अवधि बनी रहती है। जीर्णता चरण या जीर्णावस्था, प्रजनन चरण जनन अवस्था की समाप्ति, जीर्णता चरण का प्रारंभ है। प्रजनन अवस्था की समाप्ति जीर्णता चरण का प्रारंभ है जो जीव की मृत्यु तक चलती है। शरीर में जीर्णता अवस्था के दौरान उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती हैं। पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना, गिरना जीर्णता चरण का द्योतक है। अर्थात जीर्णावस्था के दौरान जीव के शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वह धीरे धीरे मंद होती जाती हैं। उसके शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और जीव धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। आज हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके लिए धन्यवाद।